चाहे फार्म बेस्ड कंपोस्ट, ठीक है। कंपोस्ट फार्मिंग में डलना बहुत ज़रूरी है। कंपोस्ट ही फार्मिंग का बेस है, ठीक है। मतलब ये बायोमास है, और जब तक बायोमास मिट्टी में नहीं डलेगा तब तक मिट्टी में जीवाश्म तैयार नहीं होगा, और जब तक जीवाश्म तैयार नहीं होगा तब तक मिट्टी में जीवाणु शक्ति नहीं आएगी, ठीक है। और जीवाणु शक्ति नहीं आएगी तो मिट्टी भुरभुरी नहीं होगी, मिट्टी सुधरेगी नहीं। तो उसके लिए हमें कंपोस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। और कंपोस्टिंग करने का सबसे अच्छा और सरल तरीका जो अभी है वो ये प्लास्टिक के बैग में है, ठीक है। देखो, जनरली कंपोस्टिंग तो आप पेड़ के नीचे भी कर सकते हो और किसी भी और तरीके से भी कर सकते हो, गड्ढा बना के भी, सीमेंट का टांका बना के भी, बहुत सारी विधियां हैं कंपोस्टिंग करने की। पर अपन इसमें ही क्यों करते हैं उसका कारण मैं बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि गाय जब गोबर करती है तो गाय के गोबर में सभी तरह के तत्व होते हैं, सभी तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं। पर जैसे ही हम ज़मीन पर गोबर को डालते हैं तो उसके सारे न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर सीपेज हो जाते हैं। नहीं, पहले तो उड़ जाते हैं, क्योंकि गाय के गोबर में दो तरह के फर्टिलाइजर होते हैं, एक मूवेबल फर्टिलाइजर, एक अनमूवेबल फर्टिलाइजर। तो जो मूवेबल फर्टिलाइजर होते हैं वो मूव कर जाते हैं, वाष्पीकरण में उड़ जाते हैं। और जो अनमूवेबल फर्टिलाइजर होते हैं वो क्या होते हैं, जमीन पे जब आप लगातार गोबर का हिप बनाते हैं बड़ा सा, तो प्रेशर के कारण, ग्रेविटी के कारण वो लिक्विड सारा लीच आउट हो जाता है, और लिक्विड में होते हैं। लिक्विड गोबर में 70-80% होता है। गोबर में क्या है, मॉइस्चर ही तो है 70-80%, ठीक है। तो वो मॉइस्चर में सारे न्यूट्रिएंट होने के कारण जमीन में लीच आउट हो जाते हैं वो सारे तत्व। तो आधे तत्व जमीन के ऊपर उड़ गए वाष्पीकरण में, और जो मूवेबल वाले थे वो जमीन के अंदर मूव कर गए। सॉरी, जो अनमूवेबल वाले थे, मूवेबल वाले तो वाष्पीकृत हो गए। तो अपन को क्या करना है, गाय ने गोबर किया और हम क्या करते हैं, ये पिट लगाते हैं, ये इसमें 16 डंडे लगते हैं चारों तरफ से और खड़ा हो जाता है ये। गवर्नमेंट भी इस पर सब्सिडी देती है, आप चाहें तो सब्सिडी में भी उठा सकते हैं इसको। और इसका मेन बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अपन क्या करते हैं, गाय ने गोबर किया, ये पिट लगाया, 4 इंची का स्लोप मेंटेन किया, ऊपर से नीचे तक ये ढाल बनाया और इसमें गोबर डाला। गोबर डालने के साथ हम क्या करते हैं, इसमें 4 तगारी गोबर डालते हैं, 3 तगारी तो 1 तगारी रॉक फास्फेट पाउडर डालते हैं। गोबर और पाउडर को दोनों को मिक्स करके भरते हैं। रॉक फास्फेट एक मिनरल्स है जो कि खनिज खदानों से निकलता है, और इसकी भारत में कुल 3 माइंस हैं। एक उदयपुर राजस्थान में है, एक हीरापुर सागर मध्य प्रदेश में है, एक दिनाजपुर वेस्ट बंगाल में है। 3 जगह ये रॉक फास्फेट की माइनिंग है, और पूरे भारत का जो कंजप्शन है रॉक फास्फेट का वो 36 लाख मेट्रिक टन है। मतलब 36 लाख मेट्रिक टन हमारे लिए रॉक फास्फेट पाउडर रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए पड़ता है, जिससे डीएपी बनता, एसएसपी बनता, सिंगल सुपर फास्फेट, एनपीके फर्टिलाइजर बनते हैं, ठीक है। अब उसी रॉक फास्फेट को हम रॉ मटेरियल के रूप में गोबर के साथ मिक्स करके इसमें भर देते हैं। ये क्यों जरूरी है और क्या इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि रॉक फास्फेट में फास्फोरस तत्व होता है। ये फास्फोरस तत्व क्या करता है, फास्फोरस की कमी को पूरा करता है। आप जितना भी ये, जैसे ये झाड़ देख रहे हैं, आम का पेड़ है, इस पेड़ में इस पेड़ का अस्तित्व काय की वजह से है, पूरा ये तने की वजह से। अगर तना नहीं हो तो ये पेड़ का कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं है। तो ये जो तना है ये काय का बना है, फास्फोरस और कैल्शियम से बना है, ठीक है। मतलब हमारी जो हड्डी है या जिस पे हमारा शरीर का पूरा बेस बना हुआ है वो काय से बना है, फास्फोरस और कैल्शियम से। तो ये जो प्लांट का जो तना रहता है, जितनी भी डालियां या तना है, वो तना सब बनता है फास्फोरस से। तो फास्फोरस बहुत ही जरूरी और आवश्यक तत्व है प्लांट के बेस बनने में। अगर फास्फोरस मिट्टी में है तो पौधा मजबूती के साथ खड़ा होएगा, फिर उसमें पत्तियां आएंगी, फिर उसमें बाकी तत्वों का रोल होता है। पहले फास्फोरस और कैल्शियम चाहिए। तो मुख्य फर्टिलाइजर के रूप में हम लोग एनपीके बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो नाइट्रोजन जो है ना पत्तियां बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, मतलब पत्तियों और ग्रोथ के लिए। और फास्फोरस जो है ना पूरा तना बनने के लिए, और पोटास जो होता है वो चमक के लिए और दाना की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए होता है। तो ये मुख्य 3 तत्व होते हैं जिसमें फास्फोरस सबसे अहम भूमिका में है। अब इस फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पर वो रसायन हो जाता है तो मिट्टी को जाके एसिडिटी बढ़ती है, और मिट्टी में जब एसिडिटी बढ़ती है तो सॉइल कड़क होने लगती है, पोरोसिटी खत्म होती है, और धरती के जीवाणु भी खत्म होते हैं, उर्वरा शक्ति भी खत्म होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, गोबर के साथ में रॉक फास्फेट को मिला देना है। अब डीएपी में होता क्या है, डीएपी में ये होता है कि जब फास्फोरस को
रॉ मटेरियल के रूप में लेके उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दी जाती है और उसका दाना बना दिया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करती है, फास्फोरस में से जो रॉक फास्फेट में से जो फास्फोरस तत्व है उसको रिलीज कर देती है। समझ रहे ना आप? मतलब जो है डीएपी एक दाना है, ठीक है, उसमें फास्फोरस है और वो रॉक फास्फेट से बना है। तो रॉक फास्फेट में फास्फोरस तत्व है और पौधे को पदार्थ नहीं चाहिए, तत्व चाहिए। समझ रहे ना? तो रॉक फास्फेट में फास्फोरस तो है, पर उसको निकालने के लिए, उस तत्व को, फास्फोरस को निकालने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड डाली जाती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करती है, उसके पत्थर को वो कर देती है, उसके बॉन्ड को तोड़ देती है, ठीक है, और उसमें से फास्फोरस रिलीज हो जाता है और पौधे को मिल जाता है। ये कॉन्सेप्ट है डीएपी का। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली रॉक फास्फेट पाउडर को गोबर के साथ में अटैच करके रखते हैं। कब तक? लगभग 3 महीने तक। तो उससे क्या होता है कि गोबर और गौमूत्र में जो एसिडिटी होती है, उस एसिडिटी से फास्फोरस धीरे 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 करके फास्फोरस रॉक फास्फेट में से रिलीज होता रहता है, ठीक है, मतलब उसके बॉन्ड टूटते रहते हैं। और ऊपर से हम इसमें अर्थबम भी छोड़ देते हैं। तो अर्थबम का क्या काम है? अर्थबम का काम है एसिडिटी, मतलब अर्थबम की बॉडी से भी 22 प्रकार के एंजाइम और 5 प्रकार की एसिड रिलीज हो रही है। तो ये एंजाइम और एसिड जो है, जैसे ही रॉक फास्फेट और गोबर खाएगा केंचुआ और अपनी बॉडी से बाहर करेगा, तो एंजाइम और एसिड भी साथ में उसके साथ चिपक के आएगी। तो वो एंजाइम और एसिड फास्फोरस को रिलीज करने में सहायता करता है। तो जो खाद इससे बनेगा, मतलब केंचुआ जो वीट करके निकालेगा, वो जस्ट लाइक डीएपी का रिप्लेसमेंट होगा। इसका इस्तेमाल आप करेंगे 1 टन प्रति एकड़ अनाज वाली फसलों में, 2 टन प्रति एकड़ सब्जी वाली फसलों में, तो फास्फोरस की कमी को ये पूरा कर देगा। मतलब डीएपी डालना नहीं पड़ेगा। ये सर कितने टन होगा? इसमें 1 टन मटेरियल बनता है, टोटल 700 किलो खाद बनती है 3 महीने, ठीक है। 5 किलो इसमें केंचुए हम डालते हैं। और ये तो हम बाहर भी कर सकते खुले में, पर बैग ही क्यों, ये बैग क्यों, इसकी मैं महत्वता बता रहा हूं। क्योंकि जब ताजा गोबर होता है, ताजा गोबर हम रोड पे डालेंगे, वाष्पीकरण में आधे तत्व निकल जाएंगे। मूवेबल फर्टिलाइजर, अनमूवेबल फर्टिलाइजर जब हम बहुत ढेर लगाएंगे तो प्रेशर के कारण जमीन के अंदर लीच आउट हो जाएंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि 10 किलो आपने गोबर लिया, उसको ले जाके आप एक उस पे रख लो पतले कपड़े पे, और उसकी पोटली बना के लटका दो, तो उसमें से सारा लिक्विड निकलने लगेगा, ठीक है कि नहीं? तो ये क्यों निकला? ग्रेविटी के कारण। और उसी में सारे तत्व हैं जो मूव नहीं हो सकते, अनमूवेबल फर्टिलाइजर है। तो जब हम धरती के अंदर ढेर लगाते हैं, हिप बनाते हैं, तो उसमें से भी सारे तत्व जमीन के अंदर चले जाते हैं, वो हमें दिखते नहीं है। और ऊपर उड़ने वाले भी नहीं दिखते, नीचे जाने वाले नहीं दिख रहे, ना ऊपर उड़ने वाले दिख रहे, हमें केवल गोबर का ढेर दिख रहा है। तो हम उसको अपना समझते रहते कि ये जी हमारा खाद है। और जब वो खाद खेत में डालते हैं तो एक तो वो अधपचा होता है, उसमें कोई जान नहीं होती है, ताकत नहीं होती है, तो वो काम नहीं करता, उससे रिजल्ट नहीं आते। 2 पेट 1 एकड़ के लिए हो जाएंगे? 1 एकड़ के लिए 1 पेट हो जाता है, ठीक है। उसमें डीएपी, यूरिया, पोटास कुछ भी नहीं डालना है? नहीं, आपको डीएपी बस नहीं डालना पड़ेगा, है ना। ये डीएपी का विकल्प है, अभी पोटास और बाकी चीजों पे बात कर रहे हैं। तो हमने गोबर भरा, साथ में रॉक फास्फेट भर दिया, और फिर 5 केजी अर्थबम छोड़ दिया। अर्थबम छोड़ने से पहले आपको देखना है कि गोबर हीट तो नहीं दे रहा है। अगर गोबर हीट दे रहा है तो पानी डाल के उसको ठंडा करो, नहीं दे रहा है तो डायरेक्ट भी अर्थबम आप छोड़ सकते हो। शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 2, गोबर में अर्थबम तभी छोड़ने हैं जब गोबर में से मीथेन गैस निकल गई हो, और मीथेन गैस कम से कम 15 से 20 दिन का समय लेती है निकलने में। तो आप क्या करोगे कि गोबर और रॉक फास्फेट को भर के, पिट को भर के, ज्यों के त्यों ढक के, फिर आप इसमें अर्थबम छोड़ोगे 15 से 20 दिन बाद, जब ये बैग भर जाएगा तब। अर्थबम मतलब केंचुआ, ठीक है ना। वो 15 से 20 दिन के बाद आप इसमें छोड़ोगे, तो इससे क्या होगा कि आपका जो कहना चाहिए ये आपका गैस है वो भी निकल जाएगी, और अर्थबम भी, केंचुआ भी अच्छे से इसमें काम करेगा। केंचुआ उपलब्ध करा देंगे? हाँ, खाद आपको कम निकालनी होती है। जब 15 दिन में ये खाद बन जाती है, 15 दिन में ये ऊपर की खाद आप निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे की खाद आप बाद में निकालते हैं, फिर ऊपर की खाद निकाल लेते हैं, फिर बाद में निकालते हैं। फिर एक बार भी उल्टी नहीं करनी है, फावड़े से कोई काम नहीं है। नहीं, फावड़े का इसमें कोई काम नहीं है। हम देखो पानी नहीं डालेंगे, देखो सब कुछ बताते हैं, सुनो ध्यान से। बैग हमने क्यों लगाया, अभी हम देखो फिर बार भूल जाएंगे। ये क्यों लगाया हम 2 बार भूल गए। इसको हमने इसलिए लगाया कि जो लिक्विड निकल रहा था हमारा,
वाष्पीकृत होके, तो हमने पहले क्या किया, गोबर रॉक फास्फेट भर दिया इसमें और बोरे से इसको ढक दिया, तो ऊपर उड़ने वाले तत्वों को हमने ये शेड और बोरे की वजह से रोक लिया। ठीक है, हाँ हमने 100% नहीं रोका, ना रोक सकते हैं, पर हमने 70 तो रोका, 75 तो रोका, इतना तो रोका, तो वो हमने उड़ने वाले तत्वों को रोक लिया। जमीन के अंदर जो सीपेज होके जाने वाले तत्व थे, तो नीचे क्या है, इसकी सरफेस पे भी प्लास्टिक है, तो नीचे सरफेस में एक बूंद भी नहीं धंसता साहब। तो क्या होता है कि जब हम इसको स्लोप मेंटेन करके लगाते हैं, तो वो निचोड़ के नीचे जाता है और नीचे जाके साइड में इधर आता है, इधर हम जाली लगा देते हैं और जाली लगा के उसका लिक्विड बाहर निकाल लेते हैं। तो वो गोबर का लिक्विड प्लस वर्मी के बॉडी से निकले एंजाइम और एसिड का पूरा निचोड़ उसमें कलेक्ट हो जाता है, तो वो एक कंप्लीट भोजन होता है पौधे का। फिर वो आप स्प्रे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फसल में वैसे पानी के साथ बहा के भी दे सकते हैं। तो ये इसका कमाल होता है, पर इसका कमाल आपको तभी पूरा फायदा मिलेगा जब गोबर की क्वालिटी सही हो। गोबर की क्वालिटी का मतलब गोबर देसी गाय का हो और बहुत सिस्टमेटिक हो। अभी हम बताते हैं आपको कैसा गोबर होना चाहिए। और दूसरी बात, गोबर जो है ना, ऐसा नहीं कि आप 2 महीने पहले रोड पे ढेर लगा दिया फिर उसके बाद उठा के इसमें पटक दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। गाय ने गोबर किया और डायरेक्टली लाके आप इसमें डाल सकते हैं। ऐसी तो करते सब, सूखा गोबर डालते हैं। नहीं, सूखा है ना, ताजा गोबर सूखा डाल के फिर पानी छोड़ दे, फिर केचुआ डालते हैं। हाँ, तो वो सही नहीं है। सूख गया गोबर एक बार तो क्वालिटी उसकी खत्म। सर गोबर सीधा गोबर उठा के डाल दो। फिर उसमें कार्बन बस मिलेगा और सारे तत्व नहीं मिलेंगे। इसमें केचुए की जगह अगर हम सेम प्रोसेस में रॉक गाय फॉस्फेट ने गोबर किया, इसमें गोबर डाल डाल रहे उठा हैं, के। पर केचुए की जगह जीवामृत कंपोस्ट करें तो इसमें डालते जाओ। नहीं, वो अलग चीज ही है, जीवामृत अलग चीज है, ये अलग। मैंने एक सवाल पूछिए ना, ठीक है, लेकिन जैसे हम जो नॉर्मल कंपोस्ट बना रहे हैं उससे, तो उसमें रॉक फॉस्फेट मिला के करें तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि अर्थबम आपको अगर नहीं करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या नहीं है आपके पास, तो तरीका ये हो सकता है कि गोबर और रॉक फास्फेट को मिला के आप पेड़ की छाया के नीचे प्रॉपरली रख लीजिए, उसको कंपोस्ट कर लीजिए। कंपोस्ट करने के बाद फिर आप उसको खेत में दे दीजिए। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। और फिर जब मटका खाद आप डालोगे, जो हम अभी आपको और बताने वाले हैं, वो डालोगे तो खेत में ही आपके केंचुए डेवलप होने लगेंगे। वैसे भी ये परमानेंटली कोई प्रोसेस नहीं है जिसे आपको सारी जिंदगी करना है, ये एक टेम्परेरी प्रोसेस है। अभी हाल हमें खेतों को उठाने के लिए, क्योंकि अभी वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि एसिडिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, सॉइल इतनी कड़क हो चुकी है कि अभी हमें वर्तमान में मतलब एक टेबलेट लेके तो पहले सिर का दर्द कम करें, बराबर ना, फिर हम कुछ अच्छा सोचें, बराबर। तो अभी स्थिति ऐसी बनी है कि मिट्टी बहुत काफ़ी डल स्थिति में है। अगर हम केमिकल पूरी तरह से हटाते हैं तो कुछ तो भी बेस चाहिए मिट्टी को, तो अभी आपको वर्तमान में ये करना है। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ने लगेगी आपकी सॉइल में केंचुओं की, फिर ये काम आपको खत्म कर देना। ये कोई परमानेंट काम थोड़ी है, क्योंकि ये सब काम होने वाला जो है खेत में ही है। हम तो केंचुओं के साथ रॉक फास्फेट इसलिए ऐड कर दे रहे हैं क्योंकि केंचुओं की एसिडिटी हमें मिल जाएगी। अगर हम रॉक फास्फेट डायरेक्टली खेत में डालेंगे तो अर्थवम वहाँ उसको नहीं खाएगा रॉक फास्फेट को, लेकिन जब हम गोबर के साथ मिक्स करके यहाँ पर रखेंगे तो अर्थवम अपनी बॉडी से पास आउट कर देगा। तो हम तो डीएपी बनाने की मेथड पे चल रहे हैं पूरा, कि केचुए से कैसे डीएपी बना दिया जाए, वो बात है बस खाली। बाकी ये कोई परमानेंटली प्रोसेस नहीं है। आप मटका खाद खेत में लगाते हैं तो अर्थवम आपकी ज़मीन में खुद से भी खुद आ जाते हैं, और आप केमिकल इस्तेमाल नहीं करिए तो वो अपने आप से मल्टीप्लाई होके और जो कहते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे एक समय के बाद। अब हमने आपके सर वो रिदम का क्या था? पेड़ नहीं है तो टीन के शेड बना दिए, टाके बना दिए सीमेंट के। ना सर, वो बहुत गलत है ना, बहुत ही गलत है वो। मैं बताऊंगा अभी क्यों गलत है। इसमें वर्मी वॉश करने की पाइप अभी बाद में लगाते हैं क्या? नहीं लगा हुआ है, अंडरग्राउंड है वो, अंडरग्राउंड है। सर एक सवाल है, हाँ जी, गोबर गैस का जो स्लरी निकलता है ना, हाँ वो भी, वो हम इस्तेमाल कर सकते वो डायरेक्टली इस्तेमाल इसमें आप करिए, फिर उसको 15 दिन छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप भर के तुरंत भी अर्थवम छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसकी हीट और मीथेन दोनों निकल जाती दोनों है। निकलता है। दूसरा फायदा भी होता है कि गैस भी निकल जाती है, वो तो उस और भी अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। अंडरग्राउंड होके कहीं और कलेक्ट कर रहे हैं अभी। हम उधर जाके इकट्ठा एक साथ करते हैं, सबको एक साथ। हाँ इंटरकनेक्ट करके। और पेड़ पे छाया होना ज़रूरी है, नहीं हो तो मल्टी लेयर वाले शेड में भी आप इसे बेड को लगा सकते हैं, ठीक है। और उस शेड में भी ये प्रॉपर हो जाएगा,
ठीक है कि नहीं। जो हमारा वर्मी वाला ये शेड है ना मल्टी लेयर का स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर में ही आप इसको कर सकते हैं। नेट लगा सकते तो वहीं आपकी खेती हो रही, वहीं खाद बन रहा, वहीं गौशाला, ऐसे करके कर सीमेंट की लीजिए। सीट के नीचे नहीं बना सकते? हाँ? सीमेंट की जो सीट होती है वेयर हाउस में होती है जो, नहीं हीट मारती है नेट लगाएंगे गर्मी तो के नेट समय में। ऊपर से नेट बारिश डालेंगे। के टाइम पे इसके ऊपर हाँ, हमने बारिश के लिए यही टनल लगा रखे हैं यू शेप के। हम क्या करते हैं, जैसे ही बारिश आती है तो पतली पॉलीथिन लेते हैं और इसके ऊपर लपेट देते ढक देते हैं, तो बारिश का पानी यहाँ गिरता है और यहाँ चला जाता है। गर्मी के लिए नेट लगाए तो हाँ नेट लगाएंगे, गर्मी के लिए ऊपर से नेट डालेंगे तो हाँ, हरी वाली। नहीं वो ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी नेट से। फिर क्या डालेंगे गर्मी के लिए? गर्मी के लिए ऊपर से हमारे पास पेड़ नहीं है ना, जैसे सब पेड़ नहीं खुला है है। फॉर एग्जांपल, अच्छा पेड़ नहीं है तो हम यही वाला स्ट्रक्चर बना देंगे, 4 बैम्बू लगा के उसके ऊपर घनी घास डाल देंगे और सब्जियां लगा देंगे ऊपर बेल वाली। गर्मी में मरेगा नहीं फिर ये। नहीं 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 बिल्कुल नहीं मरेगा। उसमें लौकी गिलकी करेला कद्दू और जो है ना तुम्हारा ये तरबूज खरबूज खीरा वीरा सब लगा देंगे ऊपर, तो ऊपर सब्जियां भी होंगी हमारी और नीचे ये केंचुआ भी हो सब जाएगा। भी तैयार हो काजी असल क्या है कि हमारे पास हाँ आपने कहा 3 महीने बाद मिलेगी ये तैयार होके, जी और फरवरी में शुरू करना है, और हमारे पास नहीं, कुछ ये है 15 दिन से मिलना चालू हो जाएगी, 3 महीने में पूरी बनेगी। ऊपर की लेयर 15 दिन में एक लेयर इतना बन जाएगा, आप इतना उठा लीजिए, फिर गुड़ाई करके फिर 15 दिन में इतना, फिर गुड़ाई करके फिर 15 दिन में इतना, तो ऐसे करके आप 15-15 दिन में 3 महीने में पूरी कंप्लीट बन जाएगी। नीचे केचुआ है ना, नीचे केचुआ रह जाएगा। हाँ आप खाद उठा के, लेकिन डायरेक्टली आप तुरंत इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको कम से कम 1 महीने स्टे देना है, फिर उसके बाद इस्तेमाल फिर करना। इसको छानना तो पड़ेगा हमें जाली से फरवरी में शुरू करना है, 1 महीना रह गया बस अब। हाँ तो कैसे कर पाएंगे? या तो आप कंपोस्ट खाद खरीद लीजिए अभी फिलहाल कहीं से, और इसको भी पैरेलल चालू कर दीजिए, और जब ये बने तब तक फसल लगने और इसको डालने के बीच में जो भी है अंतर, अगर 10-5 दिन का है तो वो आप मैच कर लीजिए, और अगर नहीं होता है तो आप फसल लगा दीजिए। फिर बीच में जब कभी मिट्टी आप चढ़ाएंगे जुलाई वुलाई के समय में, तब तक ये बन के जब रेडी होगी तो आप डाल दीजिएगा खेत में और फिर मिट्टी चढ़ा दीजिएगा। सर जी हमारी बैग सागर जैसे में मिल दिल्ली में तो यहाँ कॉस्टिंग कितनी शायद मिलेगी नहीं, तो यहाँ से जा सकती है दिल्ली? हाँ जा हमने सकती तो है, आज ट्रेन तक से जा की सकती है, जा सकती है ट्रेन से। नहीं, गाड़ी से चली जाएगी। 4250 रुपये आती है कंपोस्ट सर, बैग कितने का पड़ता है सर? बैग 2250 रुपये का। हाँ, गाना सुनाने का क्या था? पर अभी यहाँ नहीं लगाया हमने, उस वाले काम पे लगा। निकालने के बाद वापस दूसरा भरना है या वापस फिर 15 दिन में दूसरा निकालना है? हैं? 15 दिन निकालने के बाद फिर वो डालना है इसमें? ऊपर से कुछ डालना है वो कह रहे हैं। नहीं नहीं ऊपर से नहीं डालना, जब तक ये पूरा नहीं बन जाता तब तक के दोबारा से ऊपर से खाद नहीं डालना, गोबर नहीं डालना। मतलब 2250 रुपए का आता है सर। इसके अलावा हाँ ये 2250 की कॉस्ट रखता है, ये 450 GSM का होता है, हाई थिकनेस क्वालिटी का। हम लोग खुद भी हम लोग बनाते हैं और हम अपनी संस्था के थ्रू लोगों को देते भी हैं, जिनको चाहिए वो ले भी सकते हैं और बाजार से भी ले सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। पर हम लोग 2250 रुपये की कॉस्ट इसमें गोबर के अलावा कुछ और भी डाल सकते हैं, किचन वेस्ट? हाँ इसमें सब्सिडी है, ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू कुछ, लेकिन उसमें 16,000 के आसपास। बंद कर दिया, हम नहीं दे रहे, हमने कल अच्छा पूछा पता नहीं है, पर ये 16,000 के प्रोजेक्ट पे 8,000 रुपए कंप्लीट वो देते थे, 8,000 रुपए की सब्सिडी रहती थी, ऐसा कुछ था। तो लेकिन 8,000 से तो अच्छा है, बेटर आप खुद ही बिना सब्सिडी के 4200 रुपए में तैयार हो जाता है। अच्छा सर, ये अर्थबम मतलब किचन वेस्ट भी डाल सकते हो, लेकिन कंपोस्ट होने के बाद फिर अर्थबम छोड़ोगे, ऐसे नहीं किचन वेस्ट डाला और अर्थबम भी छूटा हुआ है, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि किचन वेस्ट में क्या होता है ना, एसिडिटी होती है, तो वो केंचुआ एसिडिटी नहीं बर्दाश्त कर पाता है। आप क्या करिए, पहले जैसे पूरा पिट आप एक खाली ले लीजिए, उसमें सब भरते जाइए, किचन वेस्ट जो भी है पत्ते भी डाल सकते हैं। हाँ जो भी है सब भरते जाओ, और फिर उसके बाद उसमें गोबर वगैरह छोड़ के, और जब ये थोड़ा सा कंपोस्ट हो जाए वो किचन वेस्ट, फिर अर्थबम छोड़ दीजिए। रोज पानी मारना पड़ेगा। रोज नहीं मारना है, इसमें गर्मी के समय हर दूसरे-तीसरे दिन पानी देना है 20 लीटर के आसपास, ठंडी के समय 15 से 20 दिन में एक बार, और बरसात में देने की जरूरत नहीं है। सर ये इसका बर्मी मास जो निकलेगा उसको कैसे यूज करना है? उसको 2 लीटर प्रति पंप में भर के स्प्रे करना है। 25 लीटर का सर? 2 लीटर प्रति 15 लीटर पानी में। और कोई समस्या नहीं, अगर आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई छानने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत जाएंगे चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। यही केंचुए जाके खेत में काम करेंगे, क्योंकि ये देसी वाला केंचुआ है ना, ये मिट्टी और गोबर दोनों खाता है। निकल जाएंगे फिर डबल अपना खाद डालना तो कहाँ से लाएंगे? नहीं वो इसमें रहेंगे, 1%, 2%, 5% जाएंगे खेत में, बाकी 90% इसमें नहीं पड़ेगा। नहीं सीधा पीटीडा नहीं है। नहीं, हमारे पास देसी अर्थबम नहीं, सर, गोबर कितने स्पेशल से वैरायटी कितने है, पुराना जो होना मिट्टी और चाहिए? गोबर दोनों खाती है। जब यहाँ रहेगी तो गोबर खाएगी, खेत में जाएगी तो मिट्टी खाएगी। संख्या बढ़ जाती है सर, क्या डबल हो जाते हैं? हाँ 28 दिन में 3 गुना मल्टीप्लाई होते हैं।
सर ये क्या क्विंटल मिलता है? खाद मिलता है, देखो हम तो देते हैं 600 रुपए कुंटल, अब बाजार का नहीं पता, लोग तो बेचते हैं 1200, 1300, 1400 ऐसे कुंटल। हमको मिल जाएगा। हाँ आपको मिल जाएगा। सर गोबर गैस की सैलरी पूरा एक साथ इकट्ठा या एक दो दिन निकलती रहती है वो डालते हैं? नहीं, एक साथ भरो इसको, क्योंकि क्या होगा उसका पानी थोड़ा निथर जाएगा, फिर उसके बाद इसमें भरो तो केचुआ कैसे किलो था? ठीक है, जो सबसे ताजा है वो 10 लाख की है और जो पुराना है वो 10 मिल जाएंगे, जिनको ले जाना वो बॉक्स में पैक करके ले जा सकते हैं अपने यहाँ। और कोई सवाल? केचुआ कैसे वो ले जाए, क्योंकि हमको यहाँ से गुजरात ऐसा ना हो कि ये ज़्यादा पुराना हो जाए। हाँ आराम से, पर आपको साथ में ले जाना पड़ेगा बॉक्स। तो सब सीमेंट के टाके बने हमारे पास। हाँ सीमेंट के टाके अभी, फिर अब यही है कि अभी जो है सो उसके ही साथ में काम करना पड़ेगा। ये तो हो गया फास्फोरस पोटाश का, और उसका और बता दीजिए। अच्छा ओके। गोबर गिला करके थोड़ा सा ये आप लोग एडिशनल करें, जो लोग वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो फास्फेट का इस्तेमाल करें, उसका रिजल्ट अलग ही मिलेगा। फास्फेट तो मार्केट में मिल जाता है। हाँ सागर में माइंस है, यहाँ पे हीरापुर में मैंने बताया ना 3 जगह इसकी खदानें हैं, उधर से ही मिलता है, ये ऐसे कॉमन नहीं मिलता कहीं पे भी। तो दुकानों पर नहीं मिलता है, दुकानों पर नहीं मिलता है। दुकानों पे माइन से क्या रेट मिलता है सर? 270 की बोरी बताया। रॉक फास्फेट ना मिले तो आप ग्रेनाइट 50 के जी 270 ग्रेनाइट पाउडर में भी कुछ मात्रा में फास्फोरस और कैल्शियम होता है, पर वो पाउडर एकदम पिसा हुआ हो, मतलब 150 में का कम से कम हो। हाँ फास्फेट का होगा नाइट्रोजन और पोटाश। हाँ नाइट्रोजन के लिए सबसे बेहतर जो स्रोत होता है, जो लिक्विड रह रहा है, वो लिक्विड सबसे बड़ा स्रोत है नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है मूवेबल फर्टिलाइजर में आता है, तो ये क्या गोबर में प्रचुर मात्रा में होती है, लेकिन जैसे ही रोड पर ढेर लगता है गोबर का, वो नाइट्रोजन उड़ जाती है, वाष्पीकृत हो जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये नाइट्रोजन का स्रोत है। पोटास के लिए हम क्या करते हैं, जितना भी हमारे फार्म का कचरा होता है खेत का, उस कचड़े को लेते हैं, और अगर गाजर घास है तो बहुत अच्छी बात है, 100 किलो गाजर घास लेते हैं, और अगर गाजर घास नहीं है तो फिर 100 किलो कचड़ा लेंगे, उस पर 1 किलो हम नमक डालेंगे, और उसको नमक डाल के ढक देंगे थोड़ा सा मॉइस्चर करके। फिर 20 दिन के बाद उसमें 20 लीटर गौमूत्र डालेंगे, फिर वापस से उसको ढक देंगे पलट के। अगर मॉइस्चर 20 लीटर में भी प्रॉपर नहीं हो पाता तो फिर से थोड़ा कुछ पानी मिला के डाल देंगे, और फिर 20 दिन के बाद फिर एक बार 20 लीटर गौमूत्र डालेंगे, और फिर से उसको वापस ढक देंगे। 60-70 दिन में वो बेहतरीन खाद बन जाएगी। फिर उसे हम 400 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर देते हैं तो पोटास की कमी पूर्ति जैसा बना था जी। इसकी दीवारों पे भी आपको ग्रीन नेट नहीं, ये फट्टे की बाउंड्री वॉल लगा देना चाहिए। उससे क्या होगा कि हवाओं से जो प्रभाव पड़ेगा वो रुक जाएगा। हाँ ठीक है ना जी। जो रॉक फॉस्फेट है परसेंटेज अलग अलग बताया जाता है, 17%। हाँ 18 से 22% का रॉक फॉस्फेट आपको इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ सागर का उत्सव फैक्ट्री में वो निकलता है। सर ये वर्मी कंपोस्ट कहाँ से लेना पड़ेगा यहाँ पे? मैं आपको कांटेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा सर। ठीक है। हाँ जी। वर्मी कंपोस्ट बनने के कितने दिन बाद यूज करना है फसल पे? 1 महीने के बाद, मतलब बनने के 1 महीने आपको स्टे करना है, फिर उसके बाद इस्तेमाल करना। ताज़ा नहीं करना कि अभी निकाला और अभी निकाल के इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि इसमें एसिडिटी ज़्यादा होती है, तो उसके कारण फसल आपकी खराब भी हो सकती है। सर यदि रॉक फॉस्फेट यूज नहीं करते हैं, केवल वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं, तो कितना लगेगा 1 एकड़ में मल्टी लेयर में? 2 टन 2 टन 1 एकड़ में। आपने जो गाजर घास का बताया तो ये कितने दिन रखना नाइट्रोजन की पूर्ति करता है? एक जगह मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, नाइट्रोजन भी होती है लेकिन पोटास उसमें रिच होता है, मतलब उसको नॉर्मली पोटास के लिए। हाँ गाजर घास को 20 लीटर गौमूत्र में डाल के नहीं, गाजर 100 किलो गाजर घास 1 किलो नमक को पिट में भर दीजिए। कैसा बनने के बाद मतलब 100 किलो का कितना? 100 किलो का लगभग वही बनेगा आपका 30 किलो के आसपास। बहुत मुश्किल डाल सकते हैं ना? 100 किलो का 30 किलो का। हाँ जी पिट में डालना है, ये वाले पिट में, या जमीन पे लंबा पिट बना दीजिए आप 4 फीट चौड़ा, और कट करके उसके पीसेस करके और पिट बना दीजिए। और सबसे बेहतर तरीका ये है कि फिर नहीं तो कुछ गोबर मिला दीजिए आप उसमें कुछ 100 परसेंट, किलो गाजर घास 1 किलो नमक, हाँ, और 20 लीटर गौमूत्र।
तो उसमें आप फॉस्फेट भी मिलाते हैं ना गाजर घास में, वो क्या बन जाता? हाँ, रॉक फास्फेट अगर मिला देंगे तो फास्फोरस भी आ जाएगा उसमें, तो वो के और पी बन जाएगा वो। ये फूल वाली अवस्था में ले सकते हैं गाजर घास को? हाँ ले सकते, किसी भी अवस्था में ले सकते हैं आप, कट करके डालना होगा। क्योंकि उसके बीज तो नहीं आएंगे फिर। हाँ नहीं, आ जाने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो सब कंपोस्ट हो जाएगा, बच जाएंगे वो। और उसको किस मात्रा में उपयोग करना है? 400 किलो प्रति एकड़। ठीक है सर ये जमीन में छिड़कना है या जमीन